हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सो आप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए कॉमर्स पेपर 2 जिसका कोड 08 है उसका कंप्लीट सिलेबस यूनिट वाइज करवाया जाएगा। यूनिट 1 से लेकर 10 तक आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको हमेशा यूजीसी टच करता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे कवरअप करवाए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। जितना भी आपका रिटर्न मटेरियल है, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको यूट्यूब डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सो दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो। यूट्यूब चैनल पे आपको डेली बेसिस पे क्लासेस करवाई जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। नोट्स आपको व्हाट्सएप चैनल प्लस टेलीग्राम चैनल दोनों पे अवेलेबल हैं। सो करते हैं आज का सेशन बिगिन। क्या होता है जो रिटेन्ड अर्निंग होती है ना, ये ना अकमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय शेयर होल्डर्स को अपने पास उसका कुछ हिस्सा रख लेती है। मैं थ्योरी तो हम कर ही लेंगे, पहले आपको सिंपल में बताता हूँ। देखो कंपनी रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या होता है। देखो कंपनी को हर ईयर प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट से उन्होंने डिवेंचर पे इंटरेस्ट देना है, प्रेफरेंस पे डिविडेंड देना है, इक्वल इक्विटी शेयर्स को भी डिविडेंड देना है। मान लो अगर कंपनी के पास 100 करोड़ का, नहीं 100 करोड़ ज़्यादा हो जाएगा, मान लो अगर कंपनी के पास 50 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने 10 करोड़ उठाया साइड में, मतलब 40 करोड़ बचा, वो 40 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब कंपनी के पास जो 10 करोड़ बचा ना, ये होगी रिटेन्ड अर्निंग्स। यानी कंपनी जब अपने अकमुलेटेड प्रॉफिट से कुछ हिस्सा रख लेती है साइड पे, उसको डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड नहीं करती टू शेयर होल्डर्स या एज इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, और उस पैसे को दोबारा से कोई नई इन्वेस्टमेंट कर देती है, उस पैसे को उठाकर, या कोई न्यू इन्वेस्टमेंट प्रपोजल अगर आता है उस पर पैसा लगा दिया जाता है, इसे रिटेन्ड अर्निंग्स कहा जाता है। सो इन शॉर्ट रिटेन्ड अर्निंग्स अकमुलेटेड प्रॉफिट्स है जो कंपनी रिटेन कर लेती है और उसको री इन्वेस्ट करती है अपने ही ऑपरेशंस में। मतलब चाहे कंपनी उस पैसे को अपने ऑपरेशंस को, यानी डे टू डे जो ऑपरेशंस कंडक्ट हो रहे हैं, यानी जो काम कंपनी कर रही है उसको कंडक्ट करने में यूज कर ले, चाहे उसको एज अ री इन्वेस्ट कर दे कहीं पे, ठीक है, बट उसको एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। सो इन शॉर्ट जो रिटेन्ड अर्निंग होती है ना, ये ना कहीं इंटरनल सोर्स है फाइनेंसिंग का, इसको यूज़ किया जाता है न्यू प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए। और मतलब ये आपको नीड आपकी कम कर देता है कि आपको बाहर से पैसा नहीं उठाना पड़ेगा, मतलब आपके एक्सटर्नल सोर्सेज जो फाइनेंस के हैं उन पे कम डिपेंड करना पड़ेगा, आप इंटरनली ही अपने प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर सकते हो, ठीक है। आगे आते हैं हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। देखो कई कंपनीज हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करती हैं। अब ये जो हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें दोनों, मतलब इस एक इंस्ट्रूमेंट में दोनों डेट और इक्विटी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। हाइब्रिड का मतलब ही होता है कॉम्बिनेशन, मतलब डेट और इक्विटी दोनों की कैरेक्टरिस्टिक एक ही इंस्ट्रूमेंट, जिसे हम हाइब्रिड का नाम दे देते हैं, उसमें अवेलेबल होती है। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, जो बॉन्ड होल्डर्स को एक राइट ग्रांट करते हैं कि वो अपने डेट को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं एक प्री डिटरमाइंड कन्वर्जन रेशियो पे। मतलब देख लो, सपोज करो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, चलो बॉन्ड आपके लिए थोड़ा सा अलग हो सकता है, आपको डिवेंचर्स के एग्जांपल दूं। मान लो कंपनी ने डिवेंचर्स इशू किए, और उस जब डिवेंचर्स इशू किए गए ना, तब एक राइट दे दी गई डिवेंचर होल्डर्स को कि डिवेंचर होल्डर्स कुछ टाइम बाद एक, उन्होंने मतलब कन्वर्जन रेशियो डिसाइड कर लिया, उन्होंने मतलब कह दिया कि इतने ये कन्वर्जन रेशियो यूज करके आप कुछ टाइम बाद अपने डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब अगर आप चाहते हो कंपनी के ओनर बनना, तो आप इस राइट को एक्सरसाइज करके कंपनी के ओनर बन सकते हो, क्योंकि आप आपके डिबेंचर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये होते हैं हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। यानी अब ये चीज शेयर होल्डर्स की इच्छा है, अगर तो वो चाहते हैं कि वो उनको एज अ डिबेंचर होल्डर्स ही रहना, वो उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर वो चाहते हैं कि नहीं जी हमें तो ओनर्स बनना है कंपनी, देखो हर बंदे की अपनी इच्छा होती है, तो वो ये राइट को एक्सरसाइज करके डिबेंचर होल्डर्स से इक्विटी शेयर होल्डर्स बन सकते हैं कंपनी के, यानी ओनर्स कह सकते हो आप, ठीक है। सो अब हम ये कर रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। सो आपको एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना पड़ेगा जिसमें बैलेंस होना चाहिए। मतलब आपका कैपिटल स्ट्रक्चर इस प्रकार होना चाहिए कि उसमें डेट और इक्विटी का बहुत अच्छा बैलेंस स्ट्राइक करे, यानी एट द एंड आपका लक्ष्य एक है। ये बैलेंस होने का लक्ष्य क्यों है, मतलब क्यों आपको बैलेंस चाहिए, ताकि आप कंपनी की वैल्यू को मैक्सिमाइज कर पाओ और जो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको पैसा उठाने की पड़ रही है उसे मिनिमाइज किया जा सके, ठीक है। अब आगे ना एक पेपर में क्वेश्चन आया था, वो था स्टेप्स इन द कैश फ्लो अप्रोच
टू असेसिंग डेट कैपेसिटी इज एज फॉलो। देखो हमने डेट कैपेसिटी का मतलब समझ लिया था। अब उन्होंने पेपर में ना आपको क्वेश्चन में ना नीचे स्टेप्स दे दिए थे, मतलब जम्बल्ड स्टेप्स थे। वो कह रहे थे आप इसको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करो। ये हैं कैश फ्लो अप्रोच के अकॉर्डिंग कि आप डेट कैपेसिटी को किस तरीके से असेस कर सकते हो। सो इसमें जो करेक्ट सीक्वेंस था, या आप कह लो कि जो करेक्ट आंसर बनता है, तो सबसे पहला जो स्टेप आता है, आपको टॉलरेंस लिमिट को स्पेसिफाई करना पड़ता है ऑन दी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। यानी जब डिफॉल्ट होगा, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी को मद्देनजर रख के उसको बेस बना के आपको टॉलरेंस लिमिट को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। इस स्टेप में स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड्स या टॉलरेंस लिमिट सेट की जाती हैं ऑन दी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट दैट द फर्म इज विलिंग टू एक्सेप्ट। यानी आप थ्रेशोल्ड्स, या मतलब एक थ्रेशोल्ड्स ना एक वैल्यूज होती हैं, ये लिमिट्स होती हैं, आप इनको सेट कर दोगे जब आपको लगता है कि प्रोबेबिलिटी है कि डिफॉल्ट की, और कंपनी इस चीज़ को विलिंगली एक्सेप्ट कर लेगी। यानी ये इस्टेब्लिश करता है एक लेवल ऑफ रिस्क जो फर्म जिसके साथ कंफर्टेबल है। मतलब इस लेवल तक फर्म मतलब आप कह सकते हो कि मतलब देखो रिस्क तो फर्म को फेस करना ही पड़ेगा। मतलब ये अब वो लेवल है जहाँ तक फर्म एग्री है कि वो खुद कह रहे हैं कि हम इतना रिस्क फेस अच्छे से कर लेंगे। ठीक है। सेकेंड स्टेप आता है एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश फ्लोज टेकिंग इनटू अकाउंट प्रोजेक्टेड परफॉर्मेंस ऑफ फर्म्स। अब आप क्या करो, आपने थ्रेशोल्ड सेट कर ली, आपने टॉलरेंस लिमिट सेट कर ली कि आप इस लेवल तक रिस्क को बेयर कर सकते हो। ठीक है। अब आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है कैश फ्लोस की, जो कंपनी के जो फर्म के कैश फ्लोस होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को एस्टिमेट करो। अब जब आप इस चीज़ को एस्टिमेट करोगे तो आपको जो फर्म की फ्यूचर में परफॉर्मेंस यानी प्रोजेक्टेड परफॉर्मेंस हम जिसे कह देते हैं उसको मद्देनजर रखना ही पड़ेगा। यानी इस स्टेप पे फर्म एस्टिमेट करती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो उसके फ्यूचर कैश फ्लोस होंगे उसका। अलग अलग फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है, जैसे प्रोजेक्टेड रेवेन्यूज, फर्म आने वाले टाइम में कितना पैसा कमाएगी, उसके आने वाले टाइम में खर्चे कितने हो सकते हैं, यानी जितने भी इसके अलावा रेलेवेंट फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं उन सभी को ध्यान में रख के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई जाती है फ्यूचर कैश फ्लोज की। ये चीज़ हेल्प करती है कि आप अच्छे से असेस कर पाओ आपकी जो रेंज है पोटेंशियल आउटकम्स की जो फर्म्स के कैश फ्लो को रिलेटेड है। मतलब इन शॉर्ट की अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, आपको एक रेंज पता चल जाएगी कि किस रेंज में फर्म पैसा कमाएगी आने वाले टाइम में और किस रेंज में फर्म खर्चे या एक्सपेंसेस कंडक्ट करेगी, मतलब करेगी। ठीक है। थर्ड मेजर स्टेप आता है, आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे फिक्स चार्जेस। अब ये फिक्स चार्जेस किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, लाइक इंटरेस्ट पेमेंट होगी या प्रिंसिपल रीपेमेंट होगी जो डेट के साथ एसोसिएट। देखो हम डेट कैपेसिटी को असेस कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है फिक्स चार्जेस डिबेंचर्स यानी डेट के रिलेटेड होंगे इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट और प्रिंसिपल की रीपेमेंट करना। देखो जब आपने अपने कैश फ्लो एस्टिमेट्स कर लिए, अब आपके पास आपकी फर्म के पास कैश फ्लो एस्टिमेट्स अवेलेबल है कि आपको कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ पे आपको पैसा इन्वेस्ट करना, मतलब इन्वेस्ट नहीं कह सकते, कहाँ से आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कहाँ पे आप एक्सपेंसेस कर रहे हो। तो इस स्टेप में आप फिक्स चार्जेस कैलकुलेट कर रहे हो और फिक्स चार्जेस में आपकी इंटरेस्ट पेमेंट्स भी आ जाएंगी और जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट्स उठाए हुए हैं अगर आपने उनकी रीपेमेंट करनी है तो वो भी चीज़ आ जाएगी। अब ये सारे लेवल्स जो डेट के हैं जिसपे फर्म, मतलब जितने भी आपके डेट लेवल्स हैं डिफरेंट, मतलब जितनों भी बंदों से पैसा उठाया गया उन सभी को इस चीज़ में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो यहाँ तक। अब यानी ये चीज़ कहीं ना कहीं हेल्प करती है कि फर्म अपनी डिटरमाइन कर पाएंगी फर्म की फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस कितनी है, मतलब फर्म ने कितना किस बंदे को पैसा देना है, कितनी इंटरेस्ट पेमेंट्स, उनके टोटल चार्जेस कितने निकल रहे हैं जो हर एक डेट लेवल के साथ एसोसिएटेड है। लास्ट स्टेप आता है कि आप एस्टिमेट करोगे अपनी डेट कैपेसिटी, मतलब फर्म अपनी डेट कैपेसिटी एस्टिमेट करेगी एज द हाईएस्ट लेवल ऑफ डेट विच इज एक्सेप्टेड, मतलब कितना सबसे ज़्यादा पैसा कितना डेट के थ्रू उठाया जाता है। अब इस स्टेप में हमें ये पता चल जाएगा, यानी फाइनली क्या होगा, टॉलरेंस लिमिट जो हमने पहले स्टेप में सेट की थी और जो फिक्स चार्जेस हमने तीसरे स्टेप में कैलकुलेट किए थे, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए ना फर्म डिटरमाइन करेगी कि वो किस लेवल तक डेट उठा सकती है, मतलब हाईएस्ट अमाउंट उनका डेट के थ्रू कितना हो सकता है जो वो कंफर्टेबली हैंडल कर सकते हैं। मतलब उनको ना तो वो अपनी रिस्क थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेंगे ना उन पर कोई एक्स्ट्रा बर्डन करेगा, मतलब ये लेवल इज द मैक्सिमम लेवल जो डेट के थ्रू उठाया जा सकता है। सो जो ये लेवल डेट का होता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है कि जो आपने डेट कैपेसिटी फर्म के लिए एस्टिमेट की, यानी इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि डेट कैपेसिटी आपकी डिटरमाइन हो गई है। समझ गए? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। एक लाइन आई थी पेपर में, कैपिटल स्ट्रक्चर इज डिटरमाइंड विद इन द डेट कैपेसिटी ऑफ अ फर्म एंड इट शुड नॉट बी एक्सीडेड।
वो क्या कह रहे हैं, जो कैपिटल स्ट्रक्चर आप डिटरमाइन कर रहे हो ना, वो डेट कैपेसिटी जो कंपनी के उसके अंदर अंदर होना चाहिए, उसको एक्सीड नहीं करना चाहिए। देखो कैपिटल स्ट्रक्चर आपको पता है ये होता है मिक्स डेट और इक्विटी फाइनेंसिंग का, जो कंपनी मतलब देखो दो ही मेजर सोर्सेस होते हैं, या तो इक्विटी फाइनेंसिंग होती है या डेट फाइनेंसिंग होती है, जो इनका मिक्स है वो हमें कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करके रिप्रेजेंट करके पता, मतलब कंपनी ओवरऑल ये बता देती है कैपिटल स्ट्रक्चर के थ्रू किन किन सोर्सेज से कितना कितनी प्रोपोर्शन में कितनी कॉस्ट पे पैसा उठाया है। बट यहाँ पे एक कंपनी के लिए चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि उनको डिटरमाइन करना पड़ेगा अपना अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर जो उनके डेट कैपेसिटी के अंदर ही हो, मतलब ये मैक्सिमम अमाउंट होगा जो डेट का जो वो विदाउट एनी हिंड्रेंस उठा सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट आप कहते हो हिंड्रेंस नहीं आप कह सकते, आप ये कह सकते हो कि ये वो लेवल है डेट का जो कंपनी उठा सकती है कि उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी कायम रहेगी, उसमें कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी अगर कंपनी अपनी डेट कैपेसिटी को एक्सीड करती है तब कहीं ना कहीं कंपनी को फाइनेंशियल डिस्ट्रेस फेस करना पड़ जाएगा, क्योंकि माइट भी कंपनी के फ्यूचर में इतने कैश इन्फ्लूस ना हो बट उनके जो फिक्स चार्जेस हैं मतलब इंक्लूडिंग इंटरेस्ट या प्रिंसिपल प्रीपेमेंट का तो वो बढ़ सकते हैं। अगर ये चीज़ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस होगी तो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए रिस्क इंक्रीज हो जाएगा। सो इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे आती है कैपिटल स्ट्रक्चर की कुछ थ्योरीज, उनको करते हैं। वैसे तो आपने ऑलरेडी की हुई है, अगर आपने ग्रेजुएशन में भी की हुई है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो या की हुई उसमें भी ये चीज़ आती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ठीक है, देखो सबसे पहले आती है नेट इनकम अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी। अब जो ये नेट इनकम अप्रोच है इसे यूज़ किया जाता है कंपनी की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए। अब इसके बेसिस क्या होंगे, आप नेट इनकम अप्रोच को यूज़ तो कर रहे हो कंपनी की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए, बट इसके बेसिस होते हैं नेट इनकम और जितनी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। सो कहीं ना कहीं ये जो थ्योरी है ना नेट इनकम अप्रोच की, ये कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, ये मैचिंग में क्वेश्चन पूछा गया था इसीलिए मैंने आपको उस फॉर्म में कराया, बाकी आगे इसको डिटेल में भी कर लेंगे। आगे आती है ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर को लेके। देखो जो ये है ना ये आर्ग्यू करती है कि there is an optimal mix of debt and equity financing that maximizing the value of firm। जो कैपिटल स्ट्रक्चर को लेके ट्रेडिशनल अप्रोच है ना उसका सीधा सीधा कहना है एक ऐसा ऑप्टिमम लेवल होता है डेट और इक्विटी का, अगर आप वो लेवल को अचीव कर लेते हो तो डैम श्योर है आप अपनी कंपनी की वैल्यू को मैक्सिमाइज कर पाओगे, यानी आप अपनी फर्म की वैल्यू को मैक्सिमाइज करोगे। सो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग हम चलें तो जो फर्म है ना वो अपना लेवल ऑफ डेट फाइनेंसिंग इंक्रीज करती रहती है, जिसके कारण उनकी वैल्यू जो फर्म के वो स्टार्टिंग में तो इंक्रीज होगी, क्योंकि जो डेट है ना उसमें कई सारी आपको टैक्स एडवांटेजेस मिलते हैं। जो आप डेट पे इंटरेस्ट पे करते हो वो टैक्स डिडक्टेबल होता है, और इसकी कहीं ना जो कॉस्ट है अगर इक्विटी फाइनेंसिंग के साथ कंपेयर करें तो वो आपको कम पड़ती है। ये चीज़ मैंने आपको कल बताई थी, क्योंकि इक्विटी में ना रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, जितना रिस्क उतनी आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, डेट में रिस्क ना के बराबर है। और जब देखो स्टार्टिंग में वो मतलब फर्म स्टार्टिंग में अपना डेट इंक्रीज करते रहते हैं, उसके साथ वैल्यू भी फर्म की इंक्रीज होती रहती है, बट एक ऐसा पॉइंट आएगा अगर आप उस पॉइंट को क्रॉस कर जाते हो और उसके बाद एक्सेसिव डेट फाइनेंसिंग करते हो तो वो कहीं ना कहीं फर्म के लिए रिस्की बन जाती है, और इससे आपका फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कंपनी में फर्म में आ सकता है, मतलब आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं हिल सकती है। सो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ये सजेस्ट करते हैं कि जब फर्म एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ डेट के बियॉन्ड चली जाती है, मतलब एक पॉइंट तक डेट फाइनेंसिंग को इंक्रीज करना बहुत बेनिफिशियल है फर्म के लिए, उससे फर्म की वैल्यू इंक्रीज होगी, बट ये होता है ऑप्टिमम लेवल। अगर आप ऑप्टिमम लेवल को क्रॉस कर जाते हो और उसके बाद भी डेट को बढ़ाते ही रहते हो मतलब डेट फाइनेंसिंग करते ही रहते हो, तो ये चीज़ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कॉज करेगी। अगर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कॉज हो गया तो जो आपकी वैल्यू है फर्म की वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सो ये चीज़ क्यों होती है, क्योंकि देखो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है मतलब फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज हो गया बहुत ज़्यादा, आपके इंटरेस्ट एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गए, क्योंकि डिबेंचर्स पे तो इंटरेस्ट देना ही देना है, चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो वो आपको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। माइट भी बहुत सारी डिफिकल्ट आपके लिए फर्म के लिए ओरिजिनेट होनी स्टार्ट हो जाएंगी कि आप अपने डेट ऑब्लिगेशंस टाइम पे मीट कर ही नहीं पाओगे। सो समझिए ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच का ये कहना है जो कैपिटल स्ट्रक्चर में आती है। आगे आती है जो मोदी गिलानी और मिलर अप्रोच है ना, ये क्या कहती है, ये कहती है इन द एब्सेंस ऑफ टैक्सेस bankruptcy cost and other market imperfection the capital structure does not affect the value of firm। यानी बहुत सिंपल फंडा है मोदी गिलानी, इसे एमएम अप्रोच भी कहा जाता है। सिंपल ये अप्रोच इतना कहती है अगर तो टैक्सेस नहीं है
ना आपको कोई बैंकरप्सी कॉस्ट पड़ रही है, ना मार्केट में इम्परफेक्शंस हैं। तो जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसका वैल्यू फर्म की वैल्यू के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। ये आपको चीज याद रखनी पड़ेगी। ये पेपर में बहुत, मतलब ये जो बिजनेस फाइनेंस के ना, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग वेटेज है इसकी, बहुत क्वेश्चंस आते हैं पेपर में इसके, ठीक है। अब ना एक मैचिंग का क्वेश्चन आया था, लिस्ट 1 में आपको अप्रोचेस दी थी, लिस्ट 2 में डिस्क्रिप्शंस दी थी। पहला आता है टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है। ये इसका मतलब ये है, ये डेट रेशियो दो फर्म स्ट्राइक्स टू अचीव, मतलब कितना डेट रेशियो फर्म चाहती है कि उसके कैपिटल स्ट्रक्चर में इन कंपैरिजन टू इक्विटी होना चाहिए, इसे हम टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर कह सकते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि डेट इक्विटी का रेशियो फर्म क्या अचीव करना चाहती है। सेकेंड आता है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, ये वो डेट इक्विटी रेशियो जो फर्म की वैल्यू को मैक्सिमाइज करेगा। ये मैंने आपको भी चीज बताई, मतलब डेट इक्विटी का वो लेवल, वो कॉम्बिनेशन जिस पे फर्म की वैल्यू मैक्सिमम होगी, उसे हम ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। आगे आता है कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, ये परसीव्ड कॉस्ट है दैट अकर्स ड्यू टू एन इंक्रीज रेशियो ऑफ डेट इन द फर्म। जैसे मैंने आपको ट्रेडिशनल अप्रोच में बताया था, अगर आप एक हद से ऊपर डेट फाइनेंसिंग करते जाते हो तो कहीं ना कहीं उसकी आपको कीमत पड़नी शुरू हो जाती है। जो वो परसीव्ड कॉस्ट है उसे फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कहा जाता है। लास्ट आता है एमएम प्रोपोजिशन, जो ये एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन इक्विटी कैपिटल इज इक्वल टू प्योर इक्विटी रिटर्न प्लस अ प्रीमियम ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। यानी जो आपकी इक्विटी कैपिटल है उस पर जो एक्सपेक्टेड यील्ड है, यानी जो इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जो आप रिटर्न उनको दे रहे हो, वो इक्वल होगी जो आपकी प्योर इक्विटी रिटर्न, मतलब जो आपका डायरेक्ट प्योरली आप पैसा रिटर्न दे रहे हो, प्लस उसमें आप फाइनेंशियल रिस्क का कुछ प्रीमियम ऐड कर दो, ठीक है, समझ के। अब आगे बढ़ते हैं। आगे उन्होंने एक टॉपिक था ट्रेडिशनल अप्रोच एंड इंक्रीज इन द डिग्री ऑफ लिवरेज, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं, अगर ट्रेडिशनल अप्रोच के कारण इंक्रीज होता है डिग्री ऑफ लिवरेज में, इसको ना डिटेल में करते हैं, ये लाइन थोड़ी सी ना ट्रिकी है। वो क्या, अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग चले तो एन इंक्रीज इन द डिग्री ऑफ लिवरेज, अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच के कैपिटल स्ट्रक्चर के चल रहे हैं तो अगर हम इंक्रीज करते हैं डिग्री ऑफ लिवरेज। अब डिग्री ऑफ लिवरेज क्या है, यानी जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट की प्रोपोर्शन को इंक्रीज कर रहे हैं, इससे इनिशियली क्या होगा, वैल्यूएशन फर्म की बढ़ेगी। अब देखो आपको यहीं से क्लैरिटी हुई है, ये सेम वही ट्रेडिशनल अप्रोच है कैपिटल स्ट्रक्चर की जो मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको कराया। फर्क कितना पड़ा, उन्होंने बस एक लाइन चेंज कर दी। ये पेपर मतलब आपके ना यूजीसी पेपर में आप रट्टे लगा के नहीं जा सकते हो, वो आप इतनी चीजें याद ही नहीं रख पाओगे। आपको चीजों को समझना पड़ेगा, जितने कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में क्लियर होंगे उतने ही हायर आपके नंबर आएंगे, ठीक है। सो सेम वही अप्रोच है, सिंपल। वो क्या कह रहे हैं, जैसे अब वहां पे उन्होंने डायरेक्ट कह दिया था आपने डेट बढ़ाया, यहाँ पे उन्होंने कह दिया अगर आप लिवरेज को इंक्रीज कर रहे हो। तो लिवरेज का सिंपल मतलब क्या होगा, अगर आप अपने डेट प्रोपोर्शन को कैपिटल सेक्शन में इंक्रीज करो। देखो इससे इनिशियली नो डाउट वैल्यूएशन ऑफ फर्म बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि जो डेट है वो टैक्स एडवांटेजेस देता है, वो रिटर्न्स इक्विटी शेयर होल्डर्स की एम्पलीफाई कर देता है, वो बढ़ा देता है, यानी जब हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करते हैं। बट इससे ओवरऑल क्या होता है, ठीक है, फर्म की वैल्यू इंक्रीज होती है। बट जब आप जो डिग्री ऑफ लिवरेज को कंटिन्यू करते रहते हो, मतलब आप डेट की प्रोपोर्शन को कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्रीज करते रहते हो, एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट के बियॉन्ड अगर आपने डेट फाइनेंसिंग को इंक्रीज कर दिया तो जो रिस्क है वो ज्यादा हायर हो जाएगा जो डेट के साथ एसोसिएटेड है, और वो बहुत सिग्निफिकेंट हो जाएगा। यानी जितना रिस्क इंक्रीज होगा ना, रिस्क इंक्रीज होने के साथ साथ जो आपकी फर्म की वैल्यूएशन है ना वो रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो जो कॉस्ट एसोसिएटेड है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के साथ वो होती है, क्योंकि देखो डेट पे आपको इंटरेस्ट एक्सपेंसेस बियर करने हैं, आप अगर उनको ना बियर कर पाओगे आपको पैसा उठाना पड़ेगा बाहर से, माइट भी आपकी बैंकरप्सी हो सकती है। यानी इतने आपको लिवरेज के बेनिफिट्स नहीं होंगे जितने उसके, अगर आपने उस पॉइंट के बियॉन्ड जाके डेट फाइनेंसिंग ज्यादा कर दी, जितने उसके नुकसान होंगे ना उनकी वेटेज ज्यादा होगी। सो इन शॉर्ट नुकसान ज्यादा होंगे, बेनिफिट्स इतने हो नहीं रहे लिवरेज के, सो फर्म की वैल्यू डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग जो अफेक्ट है डिग्री ऑफ लिवरेज, जो अगर हम उसको इंक्रीज करते हैं फर्म की वैल्यूएशन पे, तो वो इन्वर्टेड यू शेप्ड होता है। मतलब पहले इंक्रीज होगा, इन्वर्टेड यू शेप मतलब पहले ग्राफ ऊपर को जाएगा फिर नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। यानी डिग्री जो आपकी लिवरेज की डिग्री है,
उसका स्टार्टिंग में इंक्रीज बेनिफिट देता है, फर्म की वैल्यू इंक्रीज करता है, बट एक पॉइंट के बियॉन्ड फर्म की वैल्यू डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आती है कंबाइंड लिवरेज। देखो इसको यूज किया जाता है टू मेजर करने के लिए जो रिलेशनशिप आपकी सेल्स और अर्निंग पर शेयर के बीच में है। मतलब एक तरफ आप सेल्स रख लो, एक तरफ आप अपना ईपीएस रख लो जो आपकी इक्विटी शेयर होल्डर्स की पर शेयर अर्निंग है, जो उन दोनों की रिलेशनशिप है, उस चीज को मेजर करने के लिए आप कंबाइंड लिवरेज का यूज करते हो। इसे यूज किया जाता है असेस करने के लिए कि किस तरीके से जो सेल्स है उसका इम्पैक्ट अर्निंग पर शेयर पे पड़ रहा है, यानी जो कंपनी की सेल्स हो रही है वो किस तरीके से, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, वो इम्पैक्ट कर रही है अर्निंग पर शेयर कंपनी की। ठीक है, अब आगे आते हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। देखो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के अंदर जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है ना, इसे अज्यूम किया जाता है कि ये इंक्रीज करती है लीनियरली विद लेवरेज। मतलब जैसे डेट से आप डेट बढ़ाते जाओगे, प्रोपोर्शन डेट की कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्रीज करते जाओगे, उस साथ साथ लीनियर प्रोपोर्शन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज होती जाएगी, यानी बल्कि जो आपकी एवरेज कॉस्ट है कैपिटल की वो कांस्टेंट रहेंगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सो ये अप्रोच सजेस्ट करती है कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल है वो प्रोपोर्शनेटली राइज करती है एज जो फाइनेंशियल रिस्क एसोसिएटेड है इंक्रीज लिवरेज के साथ वो इंक्रीज करता है। जितना डेट बढ़ाते जाओगे धीरे धीरे रिस्क बढ़ता जाएगा, रिस्क बढ़ेगा जो आपका इक्विटी के साथ रिलेटेड एसोसिएटेड है, तो डैम श्योर है आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल भी बढ़ेगी। ठीक है, अब आगे आते हैं फाइनेंसिंग डिसीजंस क्या होते हैं। देखो जो कैपिटल स्ट्रक्चर और लिवरेज डिसीजंस है ना, ये दोनों फाइनेंसिंग डिसीजंस के अंदर आते हैं। मतलब आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा, आपने लिवरेज किस हद तक कर लिया, ये दो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं। जो इसका मेजर हेड है ना वो आता है फाइनेंसिंग डिसीजन का। अब जो ये फाइनेंसिंग डिसीजंस है इसमें आप डिटरमाइन कर रहे हो कि आपके कंपनी में क्या अप्रोप्रिएट मिक्स होगा डेट और इक्विटी फाइनेंसिंग का कंपनी के लिए। मतलब कितनी प्रोपोर्शन डेट की होगी, कितनी प्रोपोर्शन इक्विटी की होगी, आप डिसाइड करते हो कि आपने फंड्स को किस तरीके से, यानी जो आपकी कैपिटल उस किसको किस तरीके से रेज करना है अपने ऑपरेशंस के लिए और फर्दर इन्वेस्टमेंट किसके लिए। यानी जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस हैं कहीं ना कहीं ये अफेक्ट करते हैं फर्म के लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और कंपनी की रिस्क प्रोफाइल को भी ये कहीं ना कहीं डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, अब आगे एक लाइन सुनो। The commonly known approach to capital structure include net operating income approach, net income approach and Modigliani and Miller approach। ये तीनों उन्होंने एक पेपर में क्वेश्चन डाला था, उन्होंने आपको 7 to 8 ऑप्शंस दे दी थी। वो कह रहे थे आप इनमें से 3 चूज करके बताओ कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर की कौन सी मेजर थ्योरीज है। ठीक है, सो मैंने आपको ये तीनों की डिटेल ऑलरेडी करा दी है। तो ये थी एक नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच जो जस्ट अभी हमने की है, एक इनकम अप्रोच थी, एक थी मोदिग्लानी मिलर अप्रोच जिसे एमएम अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब आगे एक चीज लाइन और सुनो। प्रेडिक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस एज पर ऑल्टमैन 1966। अब ना कुछ रेशियोज हैं, ये पेपर में पूछे गए थे बहुत बार। वो कहते हो अगर आप इंडस्ट्रियल सिकनेस को प्रेडिक्ट करना चाहते हो ऑल्टमैन के अकॉर्डिंग उसको बताओ। सो ऑल्टमैन ने 1966 में इसको दिया था। वो कहते हैं तो अब ये असेंडिंग ऑर्डर में बताने थे। अब जो रेशियोज हैं ये ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में आएंगे, यानी इन ऑफ द सिग्निफिकेंस इन प्रेडिक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस। मतलब जितना जितना उनका सिग्निफिकेंस है, मतलब जितनी जितनी उनकी इंपॉर्टेंस है, कम सबसे स्मॉलेस्ट से स्टार्ट होकर सबसे लार्जेस्ट असेंडिंग ऑर्डर में हम वो बताएंगे जो एज पर ऑल्टमैन थी, यानी ऑल्टमैन ने 1966 में दी थी, जिनको यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल सिकनेस को मेजर करने के लिए। देखो सबसे पहला आता है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ऑफ टोटल डेट। अब जो ये रेशियो है ये इंडिकेट करता है मार्केट की परसेप्शन कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को लेके और कंपनी की एबिलिटी को लेके कि वो अपने डेट्स को रीपे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मतलब सिंपल वे में जो ये रेशियो जब कैलकुलेट होगा ये इंडिकेटर है कि मार्केट क्या सोच रही है, मार्केट का नजरिया क्या है कंपनी को लेके, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को लेके क्या और उसकी काबिलियत को लेके कि वो अपने डेट्स को रीपे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेल्स टू टोटल एसेट्स। अब जो ये रेशियो है ये मेजर करके बताता है कि एफिशिएंसी क्या है एसेट यूटिलाइजेशन की और इंडिकेट करता है कंपनी की एबिलिटी को कि वो सेल्स जनरेट कर पा रही है इन रिलेशन टू देयर टोटल एसेट। बड़ा सिंपल है, ये रेशियो मेजर करके बताएगा कि एसेट्स कंपनी मतलब जो कंपनी अपने एसेट्स को यूटिलाइज कर रही है वो कितनी एफिशिएंटली कर रही है। मतलब कंपनी इतनी काबिल है कि वो जो अपने एसेट्स की यूटिलाइजेशन से सेल्स जनरेट कर रही है वो रिलेटिव यानी एफिशिएंट है इन रिस्पॉन्स टू देयर टोटल एसेट्स।
थर्ड आता है असेंडिंग ऑर्डर में वर्किंग कैपिटल टू टोटल एसेट्स। अब जो ये रेशियो ये मेजर करके बताता है लिक्विडिटी पोजीशन जो कंपनी के है एंड उसकी एबिलिटी की वो अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को टाइम पे मीट कर पाएंगे, यानी जो बहुत कम टाइम में कंपनी ने पैसा जिन लोगों को पे करना है वो पे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये हमें ये रेशियो मेजर करके बताएगा। नेक्स्ट आता है रिटेन्ड अर्निंग्स टू टोटल एसेट। ये रेशियो रिफ्लेक्ट करता है जो प्रोपोर्शन रिटेन्ड अर्निंग्स की या जो कंपनी ने अपने पास रखी इन रिलेशन टू टोटल एसेट्स, मतलब टोटल एसेट्स का कितना हिस्सा बनता है जो कंपनी ने ऐसा रिटेन्ड अर्निंग्स अपने पास रखा है, वो आपको ये रेशियो मेजर करके बताएगा। नेक्स्ट आता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस एंड टोटल एसेट्स डिवाइड टू टोटल एसेट्स कह लो। ये रेशियो ये मेजर करके बताता है कि प्रॉफिटेबिलिटी और इंडिकेट करता है कंपनी की एबिलिटी की वो जनरेट करेंगे अर्निंग्स फ्रॉम एसेट्स, मतलब पहली चीज कितना कमा रही है कंपनी इन रिलेशन टू ये टोटल एसेट्स रेशियो हमें बताएगा। दूसरा कंपनी कितने अच्छे से जनरेट कर पा रही है अर्निंग्स को, वो भी ये मतलब कंपनी की काबिलियत को ये रेशियो इंडिकेट करेगा। अब आगे आज के सेशन का लास्ट टॉपिक आता है फैक्टर्स जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इससे हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ट्राई करते हैं अभी ना एक नेक्स्ट टॉपिक और कर लेंगे हम ना, कैपिटल बजटिंग में कन्वेंशनल कर लेंगे, वैसे वो काफ़ी मतलब लेंथी है। मिलर ओवर है नहीं, रुको वर्किंग कैपिटल आ गया ये तो, चलो देखते हैं, पहले इसको कंप्लीट करो। देखो जो फैक्टर्स कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं उसमें सबसे पहला आता है बिजनेस रिस्क। देखो कंपनीज अगर जिनकी कैश फ्लोस हैं जो वो स्टेबल है और जिनके यहाँ बिजनेस रिस्क लोअर है वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं हायर लेवल ऑफ डेट्स के साथ। मतलब अगर तो कंपनी के पास स्टेबल कैश फ्लोस हैं और उसके जो बिजनेस रिस्क को फेस कर रहे हैं उसका लेवल भी बहुत कम है, तो वो कंफर्टेबली हायर लेवल ऑफ डेट्स पे जा सकते हैं। और अगर कंपनीज कन्वर्सली अगर कंपनीज वोलेटाइल इंडस्ट्रीज में है तो वो हायर डेट लेवल्स पे नहीं जा सकते। सेकेंड मेजर फैक्टर आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो टिपिकली लोअर होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसका रीजन मैंने आपको बता दिया, टैक्स एडवांटेजेस होते हैं, इवन लो रिस्क होता है लेंडर्स का डेट में। इसी कारण जो डेट फाइनेंसिंग की कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं एज कंपैरिजन टू इक्विटी फाइनेंसिंग कम पड़ती है। सो जो प्रोपोर्शन ऑफ डेट है कैपिटल स्ट्रक्चर में वो लो हो रहा होगा एज इट कैन कंपनीज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब ध्यान से समझो, लोअर मतलब इन द सेंस, पहले आप समझो ध्यान से, वो क्या करें, अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर कैन लोअर द कंपनीज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब क्या हुआ, जितना ज़्यादा डेट आप यूज कर रहे हो, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर एक हद तक टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है, क्योंकि ये फैक्टर्स है, फैक्टर्स में हम इतनी डिटेल नहीं दे सकते, आपको मैंने डिटेल करवा दी। यानी एक हद तक अगर आप डेट फाइनेंसिंग करते हो, ज़्यादा करते हो, मतलब डेट आपका ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू इक्विटी, तो आपकी कहीं ना कहीं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी, क्योंकि आपको एक तो डेट पे टैक्स एडवांटेजेस मिलती हैं, इवन जो रिस्क प्रोफाइल है डेट की वो कम होती है एज कंपैरिजन टू इक्विटी फाइनेंसिंग कहीं ना कहीं। थर्ड मेजर फैक्टर आता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। देखो अगर तो आप मेंटेन करना चाहते हो एक रीजनेबल लेवल ऑफ इक्विटी कैपिटल स्ट्रक्चर में जो आपको फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करे, क्रेडिट वर्दीनेस इंप्रूव करे और आपकी डिपेंडेंसी रिड्यूस करे एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में इकोनॉमिक डाउन टर्न्स के कारण, ये चीज आपके बेनिफिट्स है। समझो लाइन को दोबारा से समझाता हूँ। देखो अगर आप मेंटेनिंग अ रीजनेबल लेवल ऑफ इक्विटी इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, अगर आप एक बहुत रीजनेबल लेवल अपने इक्विटी का कैपिटल स्ट्रक्चर में रखते हो तो उसके आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहला तो आपको फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, मतलब आप इक्विटी मतलब कहीं ना कहीं आप अपने फाइनेंसिंग्स को फ्लेक्सिबली एडजस्ट कर पाओगे, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस इंप्रूव होगी, ठीक है। आपकी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग लाइक जैसे डेट होती है, मतलब आपको किसी बाहरले बंदे पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, आपकी जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस हो जाएगी, खास करके इकोनॉमिक डाउनटर्न्स के टाइम पे, यानी जब मार्केट्स डिस्ट्रेस में होंगी। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्री नॉर्म्स और मार्केट कंडीशंस। अब जो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस हैं ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होते हैं जो इंडस्ट्री के नॉर्म्स हैं या जो मार्केट कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं। नॉर्म्स मतलब रूल्स और रेगुलेशंस जो इंडस्ट्रीज में चल रही हैं या जो मार्केट कंडीशंस ऊपर नीचे की चल रही हैं। कई इंडस्ट्रीज में हायर लिवरेज रेशियोज होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर। अब ये चीज़ क्यों होती है, ये उनकी कुछ ना स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इंडस्ट्री, उनके कारण होती हैं या उनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के कारण होती है, ठीक है। लास्ट मेजर फैक्टर आता है इन्वेस्टर प्रेफरेंसेस। अब जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है प्रेफरेंसेस और जो आपके इन्वेस्टर्स हैं जो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट उनकी रिक्वायरमेंट्स को लेके।
मतलब इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, देखो आपके इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, उनके हर इन्वेस्टर एक बीइंग एन इंडिविजुअल, उनकी प्रेफरेंसेस अलग होती है, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस पे इम्पैक्ट डाल सकती है। जैसे डेट होल्डर्स है वो रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकते हैं लेवल ऑफ डेट पे कंपनी पे जो वो कैरी आउट कर रही है। ये एक जस्ट छोटी सी एग्जांपल थी। तो ये थे कुछ मेजर फैक्टर्स जो पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन को जो इन्फ्लुएंस करते हैं। सो अगर मैं इन शॉर्ट आपको बताऊं तो यहाँ पे ना एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कंपनी को ना एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर चाहिए, यानी और इवन जो ये ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर होता है ना ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, उनके फाइनेंशियल गोल्स क्या है, उनका रिस्क एपेटाइट क्या, मतलब वो कितनी हद तक रिस्क को लेना कंफर्टेबली मतलब कितनी हद तक कंफर्टेबली वो रिस्क को ले सकते हैं। सो जो कंपनीज है उनको रेगुलरली इवैल्यूएट करना पड़ता है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को ताकि वो ये इंश्योर कर सके कि ये अलाइन कर रहा है उनके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स और जो मार्केट कंडीशंस के डायनामिक्स के उनके साथ जो कि रेगुलरली चेंज होते रहते हैं। सो यहाँ पे हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर का टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है।